नमस्कार साथियों, कैसे हो? पढ़ाई जोर शोर से चल रही है, लगे हुए हो? चलिए, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हमें बड़े युद्ध स्तर पे लगना है और इसी में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं हम। प्रीवियस ईयर पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, सभी हिंदी वालों के लिए प्रश्नोत्तरी। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने दिया है? तो ये पहले भी आ चुका है, आदिकाल का बीजोपन काल। और आदिकाल को जो है ना सबसे ज़्यादा नाम दिए गए हैं। इसके लिए एक मैंने वीडियो बनाई थी, सारे काल विभाजन का, बड़ा विस्तार पूर्वक। अगर आप देखना चाहो तो, अगर समय लगे आपको और उसको देखना चाहो विस्तार पूर्वक, तो वहाँ से देख सकते हो आप यूट्यूब चैनल पे जाके। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसका रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको बीजवपन काल नाम दिया था आदिकाल को। आदिकाल सबसे ज़्यादा विवादित काल रहा है हमारा। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श इतिहास ग्रंथ का नाम है, के लेखक का नाम बताइए। वियोगी हरि सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर हजारी प्रसाद देव, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। बिल्कुल है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने ही लिखा है ये। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सूची से मूलन वाले जो प्रश्न होते हैं वो बड़े रोचक होते हैं। समय तो लगता है लेकिन बहुत ही रोचक होते हैं। 1 और 2 का मिलान करना है हमें। देखिए, आज मिलान करके देख लेते हैं इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल दिया था, 1 का हम 2 से मिला देंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल दिया था, ये 4 से मिल जाएगा। राहुल शंकरत्याय ने सिद्ध सामंत काल दिया था, ये हो जाएगा। मिसर बंधु ने प्रारंभिक काल दिया था, ये हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा हमारा डी यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। ये है, जयमयंक जसचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। आदिकालीन रचना है जयमयंक जसचंद्रिका, और इसके मधुकर कवि है, एक वीर रस का काव्य है ये भी। तो ये जैसे कि आदिकालीन काव्य है ज़्यादातर, ये मधुकर कवि की लिखी हुई है। उसके बाद अगला देख लीजिए, 5वां प्रश्न क्या कहता है। इसमें से कौन से कवि को क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है। और इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो हो सकता है ये याद आई गया आपको, यानी कि कौन है हमारे मैथिल कोकिल, विद्यापति, और इन्हीं को अभिनव जयदेव कहा जाता है। इनको अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी शिव सिंह ने दी थी, शिव सिंह सेंगर ने, उन्होंने इनको अभिनव जयदेव कहा था। तो ये इस कारण इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, 6ठा प्रश्न क्या कहता है। फिर सूची से मूलन वाला आ गया, 1 और 2 कूट मिलाने हैं हमें। इस प्रकार के प्रश्न नेट के, अगर ये हमारे यहाँ स्टेट में भी आते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, देने लग गए 2-3 साल से ये। वैसे नेट में प्रश्न तो अगर आप नेट का पेपर देते हो तो इसी प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसमें। अब देखिए, बिसलदेव रासो किसका है? बिसलदेव रासो जो है वो नरपति नाल्य का है। यहाँ पे आ जाते हैं हम। पृथ्वीराज रासो को तो आप जानते ही है किसका है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है। खुमान रासो जो है वो दलपति विजय का है। और परमाल रासो जगनिक का है। एक ट्रिक बताती हूँ दोस्तों इसमें। देखिए, बिसल देव रासो, बिसल आप इंग्लिश का शब्द ले लीजिए, बिसल यानी कि सीटी, आदमी बजाएगा सीटी, तो नरपति, यहाँ पे ये देख लीजिए, जुड़ गया, इससे कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद खुमाण रासो आ गया। खुमाण हमारे हरियाणा में तो यहाँ दलिया खिचड़ी बनाते हैं, और पहले उनको ढक ढुक के रखते थे, उसको खुमाण लगाना कहते थे। तो ये ना दलपति, दलिए के लगा दिया, यूँ समझ लो दलपति, ऐसे जुड़ गया नाम। ये जब हम अकेडमी में पढ़ाते हैं तो इसी प्रकार पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को याद रहे। और उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। चंद्रवरदाई को तो आप जानते हो ज़्यादा, ये तो मोस्टली हिंदी वालों को याद रहेगा। परमाल रासो, अब परमाल, परम जो है वो क्या है? दूसरों की बात है। दूसरा मतलब जग, जग मतलब संसार, यानी कि परमाल। तो परम जो है वो जग के साथ मिल जाएगा, इस प्रकार याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे इसको अब। नहीं तो हमारी आदिकालीन रचनाएं जो है ना, अक्सर हम एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, और आपकी भी ये जो है ना कई बार बात आई कि याद नहीं रहती जी। तो याद ऐसे रहेगी इन्हीं ट्रिकों के साथ, एक कि दूसरे के जोड़ लीजिए। आप किसी का कोई शब्द किसी के साथ जोड़ लीजिए, तीसरा वर्ण है, पहला वर्ण है, कई बच्चे इस प्रकार भी याद करते हैं। आपको जैसे भी याद होता है उसी तरह एक दूसरे से मिलान करके याद करिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7वां प्रश्न है हमारा। 7वें प्रश्न पे हम बढ़ रहे हैं। 7 भविष्यत कहा, ये भी आदिकालीन रचना है कि रचनाकार कौन है? धनपाल की है। अब इसको भी इससे जोड़ लीजिए, धनपाल से। भविष्यत कहा, भविष्य मतलब भविष्य की बात, यूं करके जोड़ लीजिए। और भविष्य के लिए हम क्या जोड़ते हैं? अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए, वे अपने भी भविष्य के लिए धन, तो धनपाल जुड़ गया इसके साथ, कभी नहीं भूलोगे अब इसको। इस प्रकार करके याद करिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इससे पहले कि अगले प्रश्न पे बढ़े, उम्मीद है कि आपने लाइक और सब जो है ना शेयर कर दिया होगा, अपने साथ साथ दूसरों को भी लाभ दे रहे होगे आप। हमारे हिंदी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा क्वालिफाई होने चाहिए, जो देख रहे हैं वो तो कम से कम।
तो इसके लिए हमें शेयर करना पड़ेगा, और लाइक करोगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए लाइक का बटन जल्दी से लाइक पे दबाइए, उंगली रखिए और चलिए आगे बढ़िए। 8वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 8वां प्रश्न, कौन सा वीर गाथा काल की रचना नहीं? संदेश राशक, जय मयंक, जस चंद्रिका और अल्लाखंड, सारी वीर रस की है, आदिकालीन रचनाएं हैं। भक्तमाल भक्तिकालीन है, ये हमारी जो है वो वीर रस की नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। उसके बाद अगले पे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। फिर ये 1 में 4 प्रश्न है, ये हमारे लिए अच्छी खुशी की बात है, ये दुखी होने की बात नहीं है भाई। 1 में 4 आ जाते हैं, 1 में 4 आ जाते हैं, उससे तो बल्कि हमारे 1 के साथ 4 प्रश्न जो है वो कवर हो जाते हैं। तो देख लीजिए, इसको देख लेते हैं हम। शुद्ध द्वैतवाद किसने दिया था? और अद्वैतवाद शंकरा, देखिए शुद्ध, ये सारे सीधे सीधे ही मिले हुए हैं। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य जी ने दिया था, अद्वैतवाद शंकराचार्य का, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का है, द्वैतवाद मध्वाचार्य का है। इनको भी याद करने की उसी तरह एक ट्रिक है, इसी तरह याद करोगे। अद्वैतवाद शंकराचार्य आदि गुरु है, तो अद्वैतवाद उनके साथ जोड़ दो। रामानुजाचार्य, अब राम जो है वो एक महापुरुष, वो क्या थे? पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम यानी कि विशिष्ट, तो विशिष्टाद्वैत इनसे जोड़ दो। वल्लभाचार्य, वल्लभ, अब यहाँ पर वल्लभ जो है वो श्री कृष्ण का नाम है, और यहाँ वल्लभाचार्य से उन्होंने जो न शुद्धिकरण पे बल दिया, लेकिन इनके नियम अलग अलग है। ये तो हम अपनी ट्रिक लगा रहे हैं भैया, ऐसे कर करके याद करेंगे। इस प्रकार याद कर करके जो है ना, इनको किसी न किसी चीज के साथ जोड़ के अगर करेंगे तो हम इनको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4, हाँ ऐसे ही तो थे हमारे कूट जो जुड़े हुए थे वो, तो ये सी ऑप्शन रहेगा इसका बिल्कुल ठीक। उसके बाद 10वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। 10वें प्रश्न में, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। अगर सूफी काव्य धारा की बात करें तो सूफी काव्य धारा में जो है प्रेम को ही किसका माना था? भगवान के पास जाने का एक साधन माना था, कि प्रेम के माध्यम से ही भगवान को पाया जा सकता है। और इसी संदर्भ में ना सूफी काव्य धारा के जो थे ज्यादातर जो सूफियाना लिखने, उन लोगों को कहते थे नफस, फना, रूह और बका, इन 4 चीजों पर बल देते थे। नफस का मतलब जड़ अंश, यानी कि जो मनुष्य सारे वो जड़ अंश है। जब उनमें चेतना यानी कि मानवीय गुणों का अभाव होता है तब वो फना हो जाते हैं। और फिर रूह है, जिसमें आत्मा में जो है परमात्मा का जब अक्स आ जाता है तो वो रूह में परिवर्तित होते हैं, और जब ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो बका का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार 4 उन्होंने सोपान दिए। अब इसी सूफी काव्य धारा की जो है ना आगे कई शाखाएं निकली, तो एक शाखा जो है वो तसव्वुफ को जो है इसका उद्देश्य मानती है। तो उसके अनुसार यहाँ जो दिए है उसमें से तो तसव्वुफ ही है, ए ऑप्शन रहेगा इसका। तो उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 11वां क्या कहता है। संतन को कहा सीख री सो काम, यह अभिकथन किसका है? यह कुंभन दास जी का। कुंभन दास जी ने कई ऐसे कथन लिखे हैं। देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट था एक लाइन, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, आपने सुनी होगी। तो वो इस प्रकार की जो न लाइन है इन्होंने काफी लिखी है संत ये कुंभन दास जी ने, तो सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला लगा दिए, अगला क्या है 12वां प्रश्न। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631 है दोस्तों, ध्यान देना इसकी तरफ, इस प्रश्न की तरफ है। एक बार मैं एक बार कोई स्क्रीनिंग था मेरा भी, और ये प्रश्न आया हुआ था, लेकिन उसमें संवत नहीं पूछा था, उसमें सन दिया गया था। और हमने तो 1631 संवत में ही पढ़ा है अक्सर इसको, और हम झट से कर देते हैं। और सन में 1631 भी दे रखा था, और एक इसके अलावा 1574 भी दे रखा था। अब सही उत्तर तो 1574 था अगर सन की बात करें तो, लेकिन हमने तो 1631 पे लगा दिया, और जब गोला लगा दिया तब बाद में देखा तब तो जो ना लंका लुट चुकी थी। तो इसलिए ये ध्यान देने की जरूरत है। हमारा एक एक प्रश्न, एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर की कीमत वही बच्चा जान सकता है जो 1 नंबर से रह गया हो, तो इसलिए ध्यान दीजिए। अगर संवत में सन में अगर आ जाता है तो 57 वर्ष जो है वो माइनस कर दीजिए, क्योंकि संवत हमारा 57 वर्ष आगे चलता है, तो ध्यान देना इस बात की तरफ। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्या है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, ये कई बार आता है। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, तो ये सी आ जाएगा। रसखान तो इन्होंने नाम इनकी रस भरी कविताओं को देख के, जब ये श्री कृष्ण की भक्ति में गीत गाते थे, पद्य लिखते थे, उनको देखकर लोगों ने इनको नाम रसखान दिया था कि ये तो रसों की खान है। रामचरितमानस में कुल कितने खंड है? 7 खंड है। पिछली वीडियो में मैंने बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको समझाए थे 7 खंड किस किस से संबंधित है। उत्तरकांड के बारे में शायद जिक्र था, उनके खंडों को कांड कहते हैं। अष्टसाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ के शिष्य थे। देखिए जो अष्टसाप में 8 कवि थे 8 कैसे थे? 4 + 4, 4 तो विठलनाथ के थे और 4 जो है वो वल्लभाचार्य के थे। तो विठलनाथ के नंददास जो थे वो विठलनाथ के शिष्य थे।
उसके बाद अगला देखिए, अब लो नसानी अब न नसेहू, पद में के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी ने लिखी है ये, और तुलसीदास की कवितावली में से जो है ली गई है, +2 के सिलेबस में भी है ये, तो ये तुलसीदास की रचना है। उसके बाद अगला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, केशव कहीं न जाई का कहिए। अब यहाँ पर जो है ना ये जब आता है तो ये जरूर आता है, और अक्सर हम इसी को कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है। ये पंक्ति केशव कहीं न जाई का कहिए, ये तुलसीदास जी की है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, 18वां निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नए आने वाले कवि का नाम बताइए। दादू, कबीर और नानक तीनों ही संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये जो है ना अपने आत्मज्ञान पर बल देते हैं, भाई आडंबरों का जो है वो खंडन करते हैं। नंददास जो है वो सगुण भक्त उपासक थे, वो क्या थे? श्री कृष्ण के भक्त थे, तो इसलिए ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ये संत काव्य धारा में नहीं आते। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन थे? सूरदास, स्वामी बल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। अब नाभादास और सूरदास तो बल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो इसलिए तो पहले ही हट जाते। अब चैतन्य महाप्रभु की बात होती, चैतन्य महाप्रभु ने भी गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, जो श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित था, लेकिन जो है ना प्रचार प्रसार किया और प्रवर्तक यदि कोई माना जाता है तो स्वामी बल्लभाचार्य का जिक्र आता है। इनके 120 शिष्य थे, जिनमें इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, और आगे चलकर बहुत ही सब ने जो ना कृष्ण भक्ति में एक जो ना विशेष स्थान रखा, तो इस कारण बल्लभाचार्य का नाम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य? रीतिबद्ध कवियों के धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना, बिल्कुल की लक्षण ग्रंथ लिखते थे, इसलिए तो रीतिबद्ध का है वो। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि रीतिबद्ध कवियों के धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी ठीक है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रसिद्ध कवि, ये भी बिल्कुल ठीक है। केशव, ये गलत है। अब रीति मुक्त कवि तो 3-4 कवियों के इनाम आते हैं, लंबोदा ठाकुर, इनके इनाम आते हैं जो है द्विजदेव, यानी कि यही है रीति मुक्त। तो केशव जो है ना रीति मुक्त नहीं थे, तो ये हमारा प्रश्न गलत हो गया यहाँ पे ना, ये ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन सही आएगा इसका। उसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? अब रीतिकाल का रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखना हमें, केशव या चिंतामणि पर एक बहुत बड़ा विवाद भी रहा है, और जब हम करते हैं तो उसमें जो रीतिकाल वाला खंड आता है तो उसमें एक बड़ा प्रश्न आता था कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन, केशव या चिंतामणि? तो कुछ केशव को मानते हैं, कुछ चिंतामणि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि जो है रीतिकाल का प्रवर्तक है, यानी कि उन्हीं से रीतिकाल शुरू माना जाता है। उसके बाद अगला देखिए, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषताएं गलत है, यानी कि एक बात गलत है यहाँ पे। रीतिकाल में अलंकरण की बिल्कुल थी, अलंकारों की इसी कारण तो उन्होंने जो अनालंकृत काल भी उसको कहा गया। रीतिकाल की प्रमुख भाषा, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता, ये भी बिल्कुल ठीक है। रीतिकाल में प्रकृति का, हाँ यही प्रश्न हमारा रहेगा, तो इस कारण ये गलत है, ये ऐसा नहीं हुआ, तो इसका उत्तर ये है, क्योंकि हमें गलत ही देखना है यहाँ पर, एक संदर्भ में एक विशेष गलत है, तो गलत यही है, सी ऑप्शन इसका। तो इसलिए इसका उत्तर बिल्कुल सी सही है, क्योंकि उसमें प्रकृति का आलम्बन रूप में बिल्कुल वर्णन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत प्रकृति का सेनापति जैसे ने वर्णन किया है, पूरा काव्य में कोई रीति प्रकृति का वर्णन नहीं है। उसके बाद आगे देख लीजिए, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश, काव्य प्रकाश। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो भिखारीदास जी की बात करते हैं, तो इसमें एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, यहाँ पे जो है ना काव्य प्रकाश तो खैर उनका नहीं है, काव्य प्रकाश तो हमारे कवि है दूसरे, मम्मट है, उनका है। और दूसरी बात करें हम काव्यांग प्रकाश, ये भी उनका नहीं है, ये जो है वो विजयपाल का है। लेकिन रस सारांश की अगर बात करें, रस सारांश ये भी इन्हीं का है, किसका? भिखारीदास का। और काव्य निर्णय भी इन्हीं का है। ये दोनों रचनाएं जो है किसकी है? भिखारीदास की है, इनकी है दोनों रचनाएं। तो इसमें क्या पूछा? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा? तो काव्य निर्णय जो है इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आगे बढ़िए, देखिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 24वां प्रश्न, लोग है लागी कवित बनावन, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। घनानंद की कविता है, ये घनानंद की रचना है, तो ये सी आ जाएगा हमारा। ये भी हमारे रीतिकालीन कवि है घनानंद जी भी। उसके बाद देखिए, कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर सेनापति। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है पेपर में, अक्सर रत्नाकर देख के रत्नाकर कर देते हैं, लेकिन इसके जो कवि है वो सेनापति है। अगले प्रश्न देखिए क्या है।
शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी किसने लिखी थी? तो आपने देखिए जो ना ये भूषण ऐसे अकेले कवि थे जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी, और शिवा बावनी जो है वो शिवाजी के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये भूषण की रचना है। वीरकालीन कवि, रीतिकालीन कवियों में अगर वीर रस के कवि है तो भूषण ही है, इन्होंने ही लिखा है। उसके बाद अगला देख लीजिए, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पर जब हम फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करते हैं, 1800 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। इसने हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाले अध्यापक उस समय जो ना खड़ी बोली में लिखा, उन्होंने अलग अलग चीज़ें लिखी और वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई। आज भी हम जिनको पढ़ते हैं, जिनके सदल मिश्र और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तो अप्रोक्ष रूप से जुड़े हुए थे, रविंद्रनाथ टैगोर तो खैर नहीं जुड़े हुए थे। तो जॉन गिलक्राइस्ट या जॉन गिलक्रिस्ट, इनका नाम जो है कई जगह गिलक्रिस्ट देखते होंगे आप, हिंदी में गिलक्राइस्ट कह देते हैं। इसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो ये ऑप्शन रहेगा इसका। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका, ये जो है ना, ये पिछले प्रश्न के बारे में बता दूं आपको, ये वाला चैप्टर जो है ना फोर्ट विलियम कॉलेज वाला, ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। और हिंदी के विकास में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की भूमिका और फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका बहुत ही विस्तार पूर्वक है। अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। उसके बाद अगला देख लीजिए, 28वां प्रश्न क्या कहता है? 28वां प्रश्न कहता है, किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे? सरस्वती का तो नहीं थे, महावीर जी थे। सरस्वती का तो जब नाम आता है महावीर जी का नाम लेते हैं। उसके बाद अगर नागरी प्रचारणी पत्रिका, सुकवि पत्रिका, कवि वचन सुधा के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 4 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें कवि वचन सुधा भी थी। उसके बाद अगला लगा लीजिए, कौन सा प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही, पथिक, रसज्ञ रंजन, भारत भारती। वैदेही जो है वो भी काव्य ग्रंथ है, पथिक भी काव्य ग्रंथ है। पथिक जो ना कवि ने राम नरेश त्रिपाठी की बड़ी सुंदर सी रचना है। भारत भारती भी जो ना काव्य ग्रंथ है। रसज्ञ रंजन जो है ये काव्य ग्रंथ नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो है ना एक निबंध है ये रसज्ञ रंजन। तो इस कारण इसका ये उत्तर सही है। अगला 30वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है? हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है पथिक, कनुप्रिया, वासवदत्ता। अब यहाँ पर जो है ना पथिक की तो बात अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। कनुप्रिया ये भी जो है इनका नहीं है, और चोखे चौपते हैं इनका, बिल्कुल ठीक है, ठीक। और वासवदत्ता जो है ये एक नाटक है, और ये सुबंधु कवि का लिखा हुआ है, तो इसलिए जो है ये भी नहीं है। तो इनका चोखे चौपते ही रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? देखिए महाकाव्य, मुक्तक काव्य, चप्पू काव्य, इनके सबके अलग अलग नियम होते हैं। अब कामायनी महाकाव्य है जिसमें 7 से अधिक सर्ग होने चाहिए, नायक धीरोदात होना चाहिए। महाकाव्य की कुछ ऐसी कुछ नियम है। प्रिय प्रवास भी महाकाव्य, साकेत भी महाकाव्य। पल्लव जो है महाकाव्य नहीं है। पल्लव जो है वो किसने लिखा? ये पंत की रचना पल्लव। इसे जो छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। और पल्लव में जो न नियम, सिद्धांत, कविता के छायावाद से संबंधित बातें पंत ने की है, तो पल्लव ये महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता। उसके बाद अगला देख लीजिए, 32वां प्रश्न, जूही की कली कविता की किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दी थी? जूही की कली जो थी वो किसकी थी? निराला की। और निराला ने जो है ना 1916 में सरस्वती पत्रिका में भेजी थी छपने के लिए। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है ना उनकी रचनाओं में काफ़ी जगह ऐसे गोले लगा कर उसको वापस लौटा दी कि इतनी त्रुटियां हैं इसमें, ठीक करो इसको। और फिर वो निराला जी निराश हुए थे। बाद में महावीर जी से मिले, उन्होंने अपने पास बुलाया, उनको समझाया, फिर उसमें सुधार करके जो है महावीर जी ने स्वयं उसमें सुधार किए, और 1918 में वो है सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। क्या जूही की कली उनकी रचना? किसकी? निराला की रचना। महावीर प्रसाद आएगा हमारे जो इस प्रश्न के अनुसार, तो इसका उत्तर महावीर प्रसाद है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और कई बार आती है पेपर में भी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगत नग पलतल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। किसकी है? प्रसाद की है। प्रसाद ने लिखी है। किससे है? कामायनी से ली गई है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि, बिल्कुल ठीक है। पल्लव पंत की रचना, ये भी ठीक है। लोकायतन महाकाव्य की, ये भी ठीक है। पंत भारतेंदु की, ये सही नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर ये रहेगा, ये गलत है। ठीक है, ये उत्तर है इसका, ये गलत होने के कारण, क्योंकि ऊपर कथन असत्य पूछा गया है हमारा, तो डी ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? अब ये तो हमारे जो न विद्वान है वो जो परिभाषाएं देते हैं, शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा था। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, किसको छायावाद का उपनिषद? कामायनी को, प्रसाद की कामायनी। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अगर छायावाद की बात करें तो अपना एक लेख लिखा था और उसमें छायावाद शब्द का प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। उन्होंने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। तो एक जो ना शारदा पत्रिका निकलती थी उसमें इन्होंने एक लेख छापा था 1918 में, और उसमें लिखा था इन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये ऑप्शन मुकुटधर पांडे सही रहेगा इसका। उसके बाद आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कहता है? गीतिका के रचनाकार का नाम? गीतिका, परिमल, नए पत्ते, ये जो है हमारे किसके? निराला की रचना है, तो निराला की है। उसके बाद फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार का नाम बताइए? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल जी को हमने लेखक परिचय में पढ़ा है, तब ये रचना आई थी और मैंने कहा था इसको बड़े अच्छे से याद करना है। उसके बाद अगला देख लीजिए, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक? राम की शक्ति पूजा हमें के सिलेबस में थी, और उस पर यदि प्रभाव की बात करें हम तो कृतिवास रामायण का सबसे अधिक प्रभाव रहा है, उसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। उसके बाद अगले देखिए, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण की ये जो है ना हरिवंश राय बच्चन की रचना है निशा निमंत्रण। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है? मुक्तक छंद के प्रणेता किसे कहते हैं? अब आपने ये बात तो बार बार सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। मुक्तक छंद के प्रणेता जो है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है, जिसके कारण उनको अपने जीवन में काफी उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ा, और उनके छंद को केचुआ छंद जैसे अलग अलग इस प्रकार के नामों से संबोधित भी किया गया। उसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ के, ये वो प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ शायद, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमें बड़े अच्छे से करना है। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद जी ने की थी 1936 में, यानी कि उसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे प्रगतिशील लेखक संघ के। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक का कवि नहीं में सम्मिलित नहीं है? यानी कि देखिए, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, इस प्रकार सप्तक निकले थे। सबके संपादक जो थे वो अज्ञेय जी थे, और साथ साथ कवियों की या कवित्रियों की उसमें रचनाएं छपी थी। तो भवानी प्रसाद दूसरा सप्तक का है। शकुंतला, ये शकुंत नहीं है, शकुंतला है। शकुंतला माथुर, शमशेर से बहादुर सिंह, ये सारे दूसरे सप्तक के तीनों कवि है। मुक्तिबोध जो है वो दूसरे सप्तक का कवि नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए साथियों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कल कोशिश करूंगी कल ही डल जाए, अन्यथा परसों तो अवश्य डाल दूंगी। एक छोटी सी वीडियो डालूंगी जिसमें सारे सप्तक कवि को एक ट्रिक के द्वारा आप कैसे याद रख सकते हो। भारतेंदु के 10 कवि और द्विवेदी के 10 कवि और थोड़े से जो है ना काव्य दोष के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ हमारे साथियों की ये है कि मैडम थोड़े काव्य दोष बता दो, कभी पेपर में ना आ जाए। वैसे तो काव्य दोष कम आते हैं, लेकिन एक आधा प्रश्न आ जाए, पीजीटी वालों में संभावना ज़्यादा है, आ सकता है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, वो बता दूंगी आपको। तो देखते रहिए, बने रहिए आप साथ में, और उम्मीद है कि लाइक आप करते ही रहते हैं। लाइक करके वीडियो आगे से आगे पहुँचाओ, शेयर करो, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, यही मेरा उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है देखिए, हमारे कुछ मित्र देखते होंगे कि मैडम ने तो कि उसमें वीडियो में ऐड आती है। देखिए, ये ऐड लगाना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ये कोई आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए जो है ना हमेशा मेरी वीडियो निःशुल्क रहेगी, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और आप बस उसका फ़ायदा उठाओ और मुझे आपकी अप्रिसिएशन मिलती रहे, मुझे बस इतना ही चाहिए है, और आपसे कुछ नहीं, आपकी मेहनत चाहिए है और आपका साथ चाहिए है। तो चलिए आगे बढ़िए। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक जो है 1943 में निकला था, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं छपी, और जो है ना आगे इसके संपादक थे। तो ये निकला 1943 में, ध्यान रखिए। उसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? चौथा सप्तक में संकलित कवित्री जो है, चौथा सप्तक 1976 के आसपास निकला है, शायद 74 या 76 है, कुछ ऐसा है। तो उसमें जो है क्योंकि तीसरे और चौथे में काफ़ी अंतर है, तो इसलिए चौथे सप्तक के बारे में तो कई लोगों का संशय होता है, लेकिन निकला है वो भी। तो सुमन राजे इसकी कवित्री है, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका। उसके बाद अगला देखिए, अज्ञेय की रचना कुरुक्षेत्र तो नहीं है, रामधारी सिंह की दिनकर की है। ओंकार, पवनदूत, हरि घास पर सन भर, ये जो है बावराय हेरी घास पर सन भर, ये एमए के सिलेबस में भी थी हमारी। तो ये अज्ञेय की रचना है। हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। उसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है?
धूमिल मुक्तिबोध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लीलाधर जगूड़ी। अब यहाँ पर जो है ना धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल है इनका पूरा नाम। संसद से सड़क तक उनकी एकमात्र रचना थी जो उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई थी और उनसे उनको काफी प्रसिद्धि मिली थी, चर्चाओं में भी रहे थे, आलोचनाओं का भी शिकार हुए थे कुछ हद तक। और उसके बाद जो है ना इनकी जो रचना छपी, इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कल सुनना मुझे पे, वो बाद में मिला और वो बाद में छपी थी। उसके बाद है धूमिल की किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये कल सुनना मुझे, अभी बताया मैंने, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उनकी मृत्यु के बाद। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ये साप्ताहिक की पत्र था, इस बारे में हमने पहले भी बात की है। ये जो है जनवरी 1926 को प्रकाशित हुआ था और दिसंबर 1927 को इसको बंद कर दिया था, ये पहले भी बात हो चुकी है अगर वीडियो देखिए तो आपने। उसके बाद अगला देखिए, नाचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। अब इनके लेखक की यदि बात होती, वही पीछे हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज आया था उससे जुड़े हुए सदल मिश्र जो है वो इसके लेखक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजक आधारित नहीं है। अब झूठा भी भारत पाकिस्तान, झूठा सच जो है ये भी भारत पाकिस्तान पे है, तमस भी, आधा गांव भी, ये सारे तीनों जो है भारत पाकिस्तान विभाजन पे है। कर्म भूमि नहीं है, ये प्रेमचंद का उपन्यास है कर्म भूमि, ये उन पे आधारित नहीं है। उसके बाद अगला देखिए, 52वां प्रश्न क्या कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा के अंतर्गत आता है। यह 11 वर्ष का समय एक कहानी है जो पहली कहानी की दौड़ में भी शामिल है। 11 वर्ष का समय प्रौढ़ कहानी मान के कुछ लोग इसको भी पहली कहानी मान रहे हैं। उसके बाद अगला देख लीजिए, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक, ये पहले आ चुका, थोड़ा तोड़ मरोड़ के था ये प्रश्न, 1900 में और सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इसमें ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम इतनी बात करेंगे, सरस्वती पत्रिका में छपी थी सन 1919 में, 1919 नहीं सॉरी 1900 में। उसके बाद अगला देख लीजिए, 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है। नामवर सिंह की रचना आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। तो नामवर सिंह की रचना दूसरी परंपरा की खोज, भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाषा और समाज रामविलास शर्मा की है, कई बार पूछ ली जाती है ये भी पेपर में, इंपॉर्टेंट है ये रचना भी। उसके बाद देखिए अगला 55वां प्रश्न है, वयम रक्षाम क्या है। निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, ये उपन्यास है और इसके लेखक जो आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी है उन्होंने लिखा था। वयम रक्षाम किसका है, चतुरसेन शास्त्री जी का। उसके बाद अगला आगे बढ़िए, अगला प्रश्न 56वां, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक का नाम। सुरेंद्र वर्मा है, आधुनिक लेखक हमारे सुरेंद्र वर्मा का ये है मुझे चांद चाहिए उपन्यास। उसके बाद अगला देख लीजिए, टोली नहीं है दोस्तों, ये टोपी है, ध्यान रखना, ये है टोपी, यहाँ गलती से लय लिखा गया। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है, राही मासूम रज्जा है, बिल्कुल ये भी ठीक है, राही मासूम रज्जा का काफी चर्चित जो है ना ये रहा टोपी शुक्ला उपन्यास इनका। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति से, ये दोबारा रिपीट हुआ शायद, चंद्रगुप्त से है ये, उसकी नायिका से देश, ये गाना जो ना हमारा लेखक गुआता है, अरुण यह मधुमेह देश, अपने देशभक्ति का गीत गाती है वो नायिका। उसके बाद अगला देख लीजिए, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह बात किसने कही थी। यह अमिताभ नहीं आएगा, यह वाक्य किस आलोचक के है, या यह कथन आ जाएगा यहाँ पे, कथन या वाक्य कुछ भी ले लीजिए, ये गलत छपा है, पता नहीं कैसे छप गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा वाणी के डिक्टेटर किसको, कबीर को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो। यानी कि आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। अब यहाँ पर ये सारे जो ना उपन्यास किसके हैं, मानस का हंस छोड़ के गबन, कर्म भूमि और रंगभूमि तीनों जो है वो किसके हैं, ये है प्रेमचंद जी के। अब रंगभूमि का पात्र है, देशभक्ति से संबंधित है, सूरदास एक चर्चित पात्र है और ये रंगभूमि का पात्र है। तो आगे देखिए आगे क्या कहता है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है। अब गेहूं और गुलाब ये जो ना प्रगतिवाद से संबंधित जो ना यहाँ पर ये लेख था, निबंध था, और इसमें गुलाब जो है वो पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद अगला देखिए, निम्न में कौन सा कथाकार नहीं है। कृष्णा सोबती कहानी लिखती है, बिल्कुल ममता कालिया भी, मृणाल पांडे भी, निर्मला जैन जो है वो कथाकार नहीं है। उसके बाद अगला देख लिए, हानुस नाटक के रचनाकार बताइए। हानुस नाटक भीष्म साहनी जी ने लिखा है, काफी चर्चित नाटक रहा है हानुस। उसके बाद अगला देखिए, त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है। त्रिवेणी ये
इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है ना अच्छे से याद कर लो। जायसी, सूर, तुलसी, इन त्रिवेणी, इन तीनों की बात की गई है। इनकी समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा की गई है तीनों की, जायसी, तुलसी और सूर की। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, राजा निर्बसिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा निर्बसिया किसकी रचना है? कमलेश्वर की रचना है। कमलेश्वर जो हमारी कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इनका नाम कमलेश्वर जी का सारिका पत्रिका के संपादक रहे और नई कहानी से जो ना आंदोलन से जुड़े रहे। तो कमलेश्वर की रचना राजा निर्बसिया। निठल्ले की डायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जब मैं लेखक परिचय करवा रही थी तब भी मैंने बात की थी, निठल्ले की डायरी याद कर लेना। हरिशंकर परसाई की है। हरिशंकर परसाई जी को हमने जो ना प्रेमचंद के फटे जूते नौमी का एक पाठ था, उसके माध्यम से हमने हरिशंकर परसाई जी की जो रचनाएं अच्छे से की थी। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी तीनों इनके प्रसाद के, करबला इनका नहीं है, करबला प्रेमचंद का है। तो इस प्रकार ये करबला जो है इनका नहीं होगा प्रश्न, ये उत्तर ये रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, अरे यायावर याद रहेगा किस विधा की रचना है? ये एक यात्रा वृत्तांत है, किसका है ये भी ध्यान रखना आप, किसका अरे यायावर याद रहेगा? अज्ञेय की रचना है, ये एक यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद अगला देख लीजिए 69% क्या कहता है, कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र उन्हीं का है, स्मृति की कड़ियां, पथ के साथी सारे उनके हैं। पथ के साथी जो है संस्मरण और रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं जो है वो महिलाओं से आधारित जो लेख इसमें ज्यादा लिए गए हैं। अतीत के चलचित्र, मंटो मेरा दुश्मन, ये उनका नहीं है, तो डी ऑप्शन रहेगा इसका, बिल्कुल ठीक है डी। उसके बाद अगला देख लीजिए, सूची में लाने वाला फिर आ गया हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की क्या है, ये आत्मकथा है। तो ये हमारा, एक मिनट भाई, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? ये एक आत्मकथा है, किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। आवारा मसीहा जीवनी है, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। और मेरा परिवार जो है वो रेखा चित्र है। और तंत्र लोक से यंत्र लोक तक ये जो है वो यात्रा साहित्य है। तो इस प्रकार देखिए, क्या भूलूं एक का क्या है? 3 है, एक का 3 बिल्कुल ठीक है। आवारा मसीहा 2 का 4, ये बिल्कुल ठीक है, 4 फिर 2 और फिर 1 बिल्कुल ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। उसके बाद आगे देखिए, अब एक में 4 प्रश्न हो जाते हैं, हमारी 4 रचनाएं कवर हो जाती है। यशपाल की आत्मकथा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी है? सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। सिंहावलोकन के बारे में कई बार ये पूछ लिया जाता है, क्या है, किसकी रचना, किस विधा के अंतर्गत आती है? तो यह एक आत्मकथा है और यशपाल जी की है, ध्यान रखना। 72वां प्रश्न कहता है, नई कहानी पत्रिका, एक पत्रिका थी नई कहानी, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन है? कमलेश्वर मोहन राकेश प्रेमचंद नहीं है, भैरव प्रसाद गुप्ता नई कहानी के संपादक है। तो इनको याद रखोगे आप। नई कहानी एक पत्रिका थी, कई बार ये पूछ लिया जाता है नई कहानी क्या थी? पत्रिका थी जिससे नई कहानी की शुरुआत हुई थी, उस पत्रिका के बाद ही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब यहाँ पर हमें देखना है कि युग्म सही नहीं है। ये भट्टलोलट उत्पत्तिवाद बिल्कुल ठीक है, भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद ही दिया था। शंकुक ने अनुमितिवाद दिया था। आचार्य मम्मट ने भुक्तिवाद दिया, ये गलत है। अभिनव गुप्त जो है वो अभिव्यक्तिवाद। अब यहाँ पर आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद, ये एक थोड़ी सी इसके जो ना, ये जो हमारे काव्य शास्त्र में जो अलग अलग वाद दिए अलग अलग विद्वानों ने, उसके बारे में हम बात करेंगे जल्दी ही, आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाऊंगी ताकि ये संशय खत्म हो जाए आपका कि कौन कौन सा है। उसके बाद अगला देखिए, जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय द्वंद्व है, बिल्कुल ठीक है। जय और पराजय दोनों में और लग जाएगा, जय तथा पराजय तो नहीं आएगा, जय अथवा पराजय आ सकता है। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुन यम का प्रधान रस कौन है? तो ये कीर्ति और अर्जुन का जो है ना युद्ध दिखाया है, इसमें जब युद्ध की बात आती है तो कौन सा रस आता है? वीर रस आता है। उसके बाद अगला देख लीजिए, श्री हर्ष चरित नैषधीय, श्री हर्षचरित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता? पांचाली, वैदर, बी, गोड़ी और प्रसाद। ये कल मैंने आपको अच्छे से रीतियों के बारे में बताया था, कौन सी वीर की है, कौन सी माधुर्य की है, कौन सी ओज की है। तो वो ये वैदर बी रीति जो है उसका प्रयोग हुआ है उसमें। उसके बाद अगला देखिए, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त, ये तो कहने की बात नहीं है, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसका समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। उसके बाद अगला देखिए, सुंदर है विहंगम, सुंदर सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। अब यहाँ पर इसमें एक मैंने काव्य दोष की बात कही थी, 10 से 12 काव्य दोष की अक्सर हम बात करते हैं। 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो काव्य दोष, और उनको आगे फिर 12-13 भागों में बांटा गया है। तो काव्य दोष यहाँ पे दिया गया है, दिक्पद तव दोष है, प्रीत तो दुष्प्र। अब यहाँ पर देखिए, सुंदर
सुंदर और सुंदरतम। क्या जरूरत है इनकी बार बार इसका प्रयोग करने की, एक बार होके भी हो सकता था। और इसको बार बार प्रयोग करके दिखाना, ये जब बिना मतलब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसको कहते हैं अधिक पदत्व दोष, वो इसमें अधिक पदत्व दोष है। उसके बाद 79 का ले लीजिए, फाड़ी नखन सब आंतड़ी, आंतड़ी ने रुधिर मवाद निकारी, लेपती अपने मुख पे हर्षी प्रेतगन नारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? अब आप इसको पढ़ के देखिए, इसको पढ़ के हमें कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। इसको एक जगह देखिए, ये यहाँ पे जो दिया है इसने क्या दिया है, ये देखिए, रुधिर मवाद निकारी, फाड़ी नख सब आंतड़ी, अपने नाखून से सारी आंतड़ियों को बाहर निकाल दिया और उनको फाड़ के उसमें से खून और मवाद निकाल लिया। लेपती अपने मुख पे, और उसको अपने मुख पे लेप कर, यानी कि उसका लेप अपने मुख पे करके, हर्षी प्रेतगन नारी, और कहते हैं प्रेत रूपी नारी इस प्रकार प्रसन्न हो उठी। तो यहाँ पर है क्या ये, अगर आप थोड़ा सा भी टूटी फूटी भी देखते हो तो इसमें क्या है, बड़ा गंदा सा सीन दिखाया गया जिसमें उससे खून भर के है, पाड़ दिया है, खून लिकड़ी, राद रुधिर निकला, राद निकली, मवाद लिकड़ी, और फिर उसको मुंह पे लेप लिया। ये क्या है सारा, ये ऐसी भाव है जिसको देख के हमारे अंदर जो है ना एक घृणा भरी चीज उत्पन्न होती है। और जब इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है तो वो जुगुप्सा, उसका जो है ना मूल जो भाव होता है जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा मूल भाव होता है। तो हमारा रस कौन सा होता है? विभत्स रस होता है। तो रस अगर पूछा जाए तो विभत्स है, और भाव जो है वो जुगुप्सा है। तो इसलिए इसका बी आएगा, ना कि निर्वेद। निर्वेद तो शांत भाव होता है, उसमें निर्वेद कैसे आ जाएगा इसमें। उसके बाद अगला देख लीजिए, अजऊ तरियो न रहियो श्रुति सेवन एक रंग में अलंकार बताइए। अब अजऊ तरियो ही रहो श्रुति सेवन एक रंग, इस पंक्ति के जो ना अपने आप में दो अर्थ निकलते हैं, इस कारण इसका श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद अगला देख लीजिए, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि जी है, जिनमें नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस को प्रतिपादित किया था। रस के सिद्धांत के विभावानुभावा रस, ये वाला आ गया आगे, विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग आदर रस निष्पत्ति, ये इन्होंने भरत मुनि ने सिद्धांत दिया था नाट्य शास्त्र में ही। तो भरत मुनि का है ये लाइन, इस लाइन को अच्छे से याद कर लो, कई बार पूछ ली जाती है ये लाइन। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुवलयानंद के रचयिता कौन है? भामह दंडी पंडित जगन्नाथ अप्पय दीक्षित। बिल्कुल अप्पय दीक्षित की है कुवलयानंद। सॉरी। उसके बाद आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कहता है, दरग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर दरग झरझर टूटत कुसुम जुरत चतुरचित प्रीति गांठ, अब आंखों से टूट गए और वो झड़ गए और फिर वो प्रीति होगी उनसे, ऐसा कैसे हो सकता है? जब बिना कारण के कार्य दिखाया जाता है तो असंगति अलंकार होता है। बिल्कुल ठीक दिया है इसमें। उसके बाद अगला देख लीजिए, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार 3 प्रकार के काव्य गुण हैं। कौन कौन से? प्रसाद, शांत और माधुर्य। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, प्रश्न नंबर 86 यानी कि 86। किस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं आती है एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7? 12 + 7 यानी कि क्या होगी 19। एक चरण में जो है 19 मात्राएं होती है। तो ये मैंने छंद की एक वीडियो बनाई हुई है बड़े अच्छे से, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, छंद समझ सकते हो। लगभग 12-14 छंद जो इंपॉर्टेंट है वो समझा रखे हैं, कैसे उनकी पहचान करोगे आप। तो वैरवही छंद है ये, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इसका। और अंत में इसके एक जगन होता है, यानी कि एक छोटा एक बड़ा और फिर एक छोटा, ये इसकी एक जो है ना खास यति, इसकी गति यति का नियम है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं, यानी कि जिसमें गद्य और पद्य दोनों चीजें मिश्रण करके लिखा गया हो उसको चप्पू काव्य कहते हैं। हमारा एक वेद भी है, आपने अगर ध्यान हो तो उसको भी जो है गद्य पद्य मिश्रित गद्य काव्य वाला वेद भी कहते हैं उसको। निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस जो है वो इसका स्थायी भाव, रौद्र रस तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव क्या? शोक। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। ये रस की मैंने बड़े अच्छे से डिटेल में वीडियो बना के डाली हुई है, आप देख सकते हो। रस आपको बड़े अच्छे से समझ आएंगे, इजी वे में समझा रखे हैं।
करुण के रस राज तव की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? उत्तर रामचरितमानस, रामचरितम में, उत्तर रामचरितम में इसकी की गई है, करुण के रस राज तव की। उसके बाद अगला देखिए, न कांतापि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, ये परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा आचार्य भामह ने दी है। उन्होंने अलंकार की परिभाषा देते हुए यह परिभाषा दी है, न कांतामपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, यानी कि जिस प्रकार ओढ़ते बिना विभूषण के शोभा नहीं, सुंदर नहीं लगती, चाहे कितनी भी सुंदर हो, इसी प्रकार कविता भी बिना अलंकारों के सुंदर नहीं लगती, भले ही कितनी सुंदर लिखी गई हो। उसके बाद कहता है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? अब यहाँ सही क्रम की बात करें, पहले संस्कृत थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शोर सैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। बिल्कुल ठीक है, ये एक ऑप्शन ही सही रहेगा इसका, बिल्कुल सही है एक ऑप्शन। उसके बाद देखिए अगला 92वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। इसके लिए ना मैंने एक ऐसे कोष्ठक से बना के ऐसे एक सुंदर सी वीडियो डाली हुई छोटी सी, और उसमें जो ना पहले ब्राह्मी से फिर ये कौन निकली, फिर उससे कौन निकली, उससे कौन निकली, ऐसे कर करके समझा रखा है। आप अगर चाहो तो वहां से देख सकते हो, बड़े सुंदर से तरीके से। सीधी नहीं आई ब्राह्मी से, किस प्रकार विकसित होके आई ये दिखाया है उसमें। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 93वां प्रश्न, अवधी किस उपभाषा की उपबोली है? अवधी जो है वो पूर्वी की है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। उसके बाद बिहारी की जो है हमारी, राजस्थानी की 3 बिहारी की, 4 राजस्थानी की और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। उसके बाद अगला देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जब इस प्रकार की जड़ वस्तुएं आती है उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सूची पत्र, किताब, किताब रखी है, गंगा बहती है, जो न सांसद लगी हुई है। तो सूची पत्र जो है यहाँ पे क्या है, हमारा पुल्लिंग शब्द है। सूची पत्र लिख दिया, सूचीबद्ध कर दिया, इस प्रकार कहेंगे हम, तो ये ए ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद आगे देखिए हमारा क्या है, 95वां प्रश्न क्या कहता है? 95वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा प्रत्यय है इसमें, तो दशक इसमें प्रत्यय है, कारीगर में प्रत्यय है, तो पराजय पर प्लस अजय, यानी कि ये जो है ना बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद 96वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए। कवित्री, कवित्री, हाँ बिल्कुल यही आता है कवित्री। कई बार हम इसमें गलती करते हैं कवित्री में, क्योंकि बोलते हम इस प्रकार है, इस एक ही तरह है, तो उसी प्रकार इसको मान देते हैं। उसके बाद 97वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होता, जब शब्द अनेक का प्रयोग होता तो अनेक ही होता है। आपका पत्र शायद धन्यवाद मिला, ये भी सही नहीं है। बंदूक है, ये शस्त्र नहीं है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। उसके बाद 98वां, प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब आंखों के परे। उसके बाद 99वां प्रश्न, इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, गलत है, ये एक जय पूरा आया है, दूसरा उज्ज्वल में, ये बिल्कुल सही है, और बाकी नीचे वाले भी गलत है, तो 99 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 100वां प्रश्न, आज ही अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, बिल्कुल अंधकार ही तत्सम रूप है, अंधेरा जो है वो तद्भव रूप हो जाता है, तो अंधकार ही आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 100 प्रश्नों की ये जो ना एक सीरीज आज की संपन्न हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपने इससे लाभ उठाया होगा। देखते रहिए, शेयर भी कर दिया होगा, नहीं करा है तो जल्दी से अभी कर दीजिए, और लाइक तो कर ही देते हो आप, नहीं करा है तो उसको भी कर दीजिए अगर भूल गए हैं तो देखते रहिए। नए बंधु सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते रहिए, आपकी ऐसी तैयारी चलती रहे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।